ओके क्लास। तो मैं बात ये कर रही थी कि यहाँ से आपको ये अंदाजा हो गया कि SARC जो है वो डेवलप नहीं है, वो इनफेक्टिव है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि SARC इनफेक्टिव है। अब हम करंटली इसको किस तरह रिलेट कर सकते हैं, हम देखेंगे कि कोविड के दौरान इंडिया में SARC होस्ट होनी थी, उससे पहले पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। 2016 में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की वजह से इंडिया नहीं आया, बाकी स्टेट्स भी नहीं आई, उसने इंडिया का साथ दिया। वो क्यों दिया हम देखते हैं आगे। उसके बाद कोविड के दौरान भी SARC में कोई आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं रही, उसने आसियान से कुछ भी नहीं सीखा। और इसके अलावा जो बस एक कह लें कि एक डायलॉग रिलेशनशिप हुआ था शाह महमूद कुरैशी और उनके फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान, सारे फॉरेन मिनिस्टर्स के, वो भी जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन थी। इसके अलावा 2014 के बाद SARC में कोई समिट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपस में स्टेट्स के रिलेशंस एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है, ना कोई इफेक्टिव मैनेजमेंट है। तो ये सारी चीजें जी हम आगे जाके देखते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि कोविड में SARC जो है वो उसका क्या सिनेरियो रहा, कोविड में SARC किस तरह रोल प्ले किया, SARC की समिट्स क्यों नहीं हो रही रिसेंटली, जो समिट पॉसिबल क्यों नहीं हो सकी, वैक्सीनेशन में डिस्पैरिटी क्यों थी स्टेट की। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। लेकिन अभी इन 2 years में SARC इतना कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। ऑब्जेक्टिव तो रोल है, लेकिन वैसे इतना कोई सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस नहीं आ रहे। OIC बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम उम्मा का रोल वो आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक को आपने इस तरह प्रिपेयर करना है वो मैंने बता दिया। अब जी डिस्कस करते हैं आगे, इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं। ओके क्लास। अगर आप SARC के प्रिंसिपल देखें ना, अच्छा जी, जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रिंसिपल्स देती है, और जब आप किसी चीज के प्रिंसिपल्स देख लेते हो ना, तो आपको ये आइडिया हो जाता है उनके प्रिंसिपल्स में कौन सी चीजें जो है वो लैग कर रही हैं, उन्होंने कौन सी चीज को सही तरीके से साइन नहीं किया, और उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रखा। SARC के जो प्रिंसिपल है, SARC का जो डॉक्यूमेंट है, वो सबसे पहले ये बात करता है, वो कहता है कि जो भी हमारा काम होगा वो UN की सुपरविजन के अंदर होगा। मतलब कि यूनाइटेड नेशन जो भी इंटरनेशनल लॉ को जिस तरह डिफाइन करेंगी, हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसकी वॉयलेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो इनकी मैनेजमेंट इनकी इतनी खराब है कि ये UN के चार्टर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, ये अपने बायलेटरल इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका एक क्या पॉइंट है कि इनकी मैनेजमेंट जो है, इनका इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो है वो इफेक्टिव नहीं है। दूसरी बात ये है कि जी नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ स्टेट। जी क्लास, काइंडली अपनी वॉइस बंद कर दें। ओके क्लास। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि SARC जो है, फिर उनका है जी नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्टेट, के पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या अफगानिस्तान एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में मदाखलत नहीं करेगा। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि रीजनल स्टेबिलिटी हो, तो आपने जो कॉपरेशन करनी है वो रीजनल कॉपरेशन ही करनी है। आपने ये नहीं देखना कि अभी पॉलिटिकल इंसर्जेंसी चल रही है, क्यों चल रही है, उसमें रिलेट करें, उस पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान या इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाए। नहीं, आपको स्टेट के इंटरनल अफेयर से कोई कंसर्न नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ वो रिलेशंस कायम करने हैं, उनमें देखना है उसमें आपकी कोई वायलेशन ना हो, जो कि एक रीजन को फ्लरिश करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर जी रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल मेंबर स्टेट। आपको ये बात आप पे डिपेंड होनी चाहिए। आप ये चीज को एम्फसाइज करें कि हर जो स्टेट है उसका अपना बॉर्डर है, उसका अपनी एक सोवरेनिटी है, उसका अपनी एक आइडियोलॉजी है। आपने उसके बॉर्डर को उसकी टेरिटरी जो इंडिया है, उसकी जो टेरिटरी है उसको वायलेट नहीं करना, आपने उसको अचीव करने की कोशिश नहीं करनी। आपने ये एक्सेप्ट
अलग स्टेट है, उस सोशल अफेयर्स अलग हैं, उसके कल्चर अलग है, उसके पीपल्स अलग है, वहाँ का जो जियोग्राफिकल एक्सपेक्ट है वो अलग है, वो उसका जो फॉरेन रिलेशन है वो अलग है। आपने सिर्फ आपस में उन बेसिस एंड प्रोस्पेरिटी क्रिएट करनी है जिस वजह से आपका जो रीजन है वो तरक्की कर सके, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है जी यूज ऑफ एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ ऑल डिस्प्यूट्स, ठीक है, कि अगर आप आपस से क्लास मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, अच्छा जी, एक मिनट क्लास बस मुझे तो 1 मिनट। ओके, सो आपने ना यूज करनी है, और अगर आपकी कॉन्फ्लिक्ट है किसी स्टेट के तो आपने पीसफुल सेटलमेंट करनी है, मतलब आपने उस इश्यू को आप भी पर्सपेक्टिव देना है, दूसरे का भी सुनना है, और उसको उसके वेज निकालने, उसके लिए रिफॉर्म्स बनानी है, उसके लिए एक प्रोजेक्ट साइन करें या कोई पैक्स बनाएं या कोई सोल्यूशन निकालें कि वो जो इश्यू है वो किस तरह सोल्व होगा। तो अगर आप देखें कि सार्क के मेंबर्स पाकिस्तान और इंडिया हैं, पाकिस्तान और इंडिया में इंडस वाटर ट्रीटी का इशू है, पाकिस्तान और इंडिया में कश्मीर को लेके इशू है, चाइना को लेके इशू है, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठते ही नहीं है। बैठे तो ये चीजें हल हो, बैठते ही नहीं है, मतलब वो इसको इशू समझते ही नहीं है, जिसकी वजह से सार्क की जो आप कह लें कि बाकी चैलेंजेस तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी इनफेक्टिवनेस इस सार्क की ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बायलेटरल रिलेशंस हैं वो सार्क की प्रोग्रेस को हैम्पर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखें कि अचीवमेंट्स क्या थी। इन्होंने सेफ्टा और सेप्टा एक ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाए थे, मतलब इन्होंने कहा था कि हम अपने लिए जो ट्रेड्स हैं वो खोलते हैं, स्टेट से स्टेट के थ्रू ट्रेड की जाएगी। और 2004 में इन्होंने सेप्टा बनाया 1993 में, लेकिन ये जो एग्रीमेंट्स है ना ये चल नहीं सके, ये इतने अच्छे हो नहीं सके। इस पे मैं आप लोगों को पैराग्राफ सेंड करूंगी। आप सेफ्टा और सेप्टा बायलेटरल रिलेशंस मतलब आपस के रिलेशंस ना, मतलब बाय का मतलब दो, दो लोगों के दरमियान में जो ताल्लुकात होते हैं उसे हम बायलेटरल कहते हैं। ज्यादा लोगों के दरमियान में जो ताल्लुकात होते हैं उसे हम मल्टीलेटरल कहते हैं। तो बायलेटरल का मतलब टू, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिलेशंस बायलेटरल, ठीक है। फिर जी अगर हम बात करें जी चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? क्रिपिंग डेवलपमेंट। अब क्रिपिंग डेवलपमेंट क्यों है कि अगर आप इसका मैप देखें तो इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका जो है मिडिल इनकम स्टेट्स हैं, ठीक है। और जबकि हम देखें बाकी जो स्टेट्स हैं अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, और कौन सा रह गया क्लास, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, वो जो स्टेट्स है वो बिल्कुल अंडर डेवलप है। तो ना वो उनके पास ना इतना बजट है, ना वो इतनी फंडिंग दे पा रही है, तो उसकी वजह से एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो रही है। उसकी वजह से सार्क की जो प्रोग्रेस है वो बहुत क्रीप हो रही है, मतलब कि बहुत स्लो जा रही है। इतना प्रोग्रेस नहीं कर सक रहे, इतनी अचीवमेंट्स जो हैं वो नहीं कर सके, क्योंकि इसकी वजूहत क्या है कि क्रिपिंग डेवलपमेंट है। जब आप टॉपिक की हेडिंग देंगे, लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन आता है जी व्हाई सार्क इज इनफेक्टिव, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपका 8 लाइंस का होता है, 8 to 9 लाइंस भी जा सकता है, इससे बड़ा नहीं करना आपको। और उसमें आप ये नहीं लिखोगे कि अगर वो सार्क का पूछा या किसी चीज का भी पूछे या उसने कश्मीर इशू की फर्दर कोई डिमेंशन पूछी है, तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोगों ने कहना है जी सार्क में इतने मेंबर्स हैं, सार्क ये है, सार्क वो है। आप सीधा सीधा ये बात करोगे कि सार्क एंड the major cause of SARC failure is ineffectiveness of India and Pakistan relations, और उनकी वजूहात ये हैं, और इसकी वजह ये है, स्पेसिफिकली हम इस चीजों को इस तरह लेके चलेंगे। और आपने सीधा इंट्रोडक्शन को बहुत जर्नल टू स्पेसिफाई जाना है, हर स्टेट का थोड़ा थोड़ा बता के, और आपने जर्नली उसको फिर जब आप टॉपिक को लेके आओगे तो आप लिखोगे ना जब स्लो डेवलपमेंट या क्रीपिंग डेवलपमेंट, तो आगे आप बिल्कुल कॉलम दो या बेशक एक लाइन में लिखो। वैसे कॉलम देख के ना थोड़ा
ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आगे आप लिखो जी डिस्पैरिटी बिटवीन स्टेट्स। तो इस तरह अपने टॉपिक की सब हेडिंग्स करते जाओ, ठीक है। तो अब पहले तो आप यही हेडिंग बनाओगे ना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया, फिर आप नीचे लिखोगे जी, अगर आपको इनफेक्टिव पूछा है तो आप देखोगे जी इनफेक्टिवनेस ऑफ सार्क या चैलेंजेस फेस बाय सार्क। उसके नीचे अगर फर्स्ट चैलेंज की बात करोगे तो उसको काफी थोड़ा ना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव भी और वो एक्सप्लेन भी कर रहा हो, तो कॉलम्स डाल के आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए एडवर्स ट्रेड बैलेंस है। एडवर्स ट्रेड बैलेंस किस तरह है, अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की एक्सपोर्ट जो है 2/3 है इंडिया के एक्सपोर्ट, और इंडिया का जो जीडीपी है पूरी साउथ एशिया में, वो 3/4 ऑफ साउथ एशिया, मतलब अगर हम एक हिस्से की बात करते हैं, 3 हिस्से तो इंडिया की जीडीपी है, बाकी सारी स्टेट्स की जीडीपी है। तो इतनी डिस्पैरिटी है, इसका मतलब कि इंडिया की सार्क में बात भी मानता है, इंडिया का जो एक हेजमनी है सार्क पे, इंडिया का कंट्रोल है सार्क पे, तो ये चीजें भी इशू करती हैं। तो उस वजह से जो इंडिया के रिलेशंस है वो नेपाल के साथ ठीक नहीं है, बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं है, इनका गंगा रिवर पे जो है वो इशू चल रहा है। 1950 में नेपाल ने ट्रीटी साइन की थी। लैंड लॉक कंट्री है नेपाल, एक उसको लैंड लॉक कंट्री, आपको पता है क्लास क्या होती है, कि उसके पास कोई वाटर एक्सेस नहीं होता, उसके चारों तरफ जो बॉर्डर है वो बॉर्डर स्टेट्स ही लगती हैं, उसके पास कोई वाटर एक्सेस नहीं होता, कोई ओशियन एक्सेस नहीं होता। इसकी वजह से उसको अगर अपनी ट्रेडिंग करनी पड़ती है वो स्टेट से स्टेट करनी पड़ती है, वो ओशियन के रास्ते से नहीं कर सकता। तो इसलिए जब वो ट्रेड टू ट्रेड करते हैं तो फिर वो दूसरे जो उसके आसपास के ममालिक होते हैं उनके साथ वो फिर ट्रेडिंग पैक्ट जो है वो साइन करता है, जिसके नतीजे में उसको कुछ टैक्सेशन देनी पड़ती है, और अगर वो नहीं जाने देंगे तो उसको कभी वायलेशन लगा देते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा है कि हमें इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है बैन हो जाती है। तो ये चीजें अगर उसे सामना फेस करना पड़ता है, ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं, तो इसलिए जो उसकी डेवलपमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं हो सकती। अब नेपाल जो है वो लैंडलॉक स्टेट है, और अगर उसे किसी से भी, अगर उसे पाकिस्तान से ट्रेडिंग करनी है, उसे अफगानिस्तान की करनी है, तो उसे इंडिया के रास्ते से होके गुजरना पड़ेगा। इसी वजह से उसने 1950 में इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि तुम मुझे टैक्सेशन नहीं लगाओगे, मुझे इजी एक्सेस दोगी, मेरी जो इम्पोर्टेशन है वो नहीं रुकेंगे, मेरी एक्सपोर्ट्स करने दोगे, लेकिन उसको इंडिया ने जो है वो वायलेट किया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एडवर्स ट्रेड बैलेंस है, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ये फिर एक्सट्रीमिज्म है, यहाँ टेररिज्म बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, ड्यूरेंट बॉर्डर है जो है, वो बहुत पोरस बॉर्डर है, उसकी वजह से जो तालिबान है और जितने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, फिर ये सारी वॉयलेशन है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि सेक्टर इतना डेवलप नहीं है, क्रिपिंग डेवलपमेंट है, डिस्पैरिटी है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, यहाँ पे स्टूडेंट को हाईली एजुकेटेड नहीं है, यहाँ पे क्लास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, उसी क्लास में पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं मेरे हर टॉपिक में मैंने लिखी हुई है, फैक्ट्स एंड फिगर्स में साथ साथ सेंड कर दूंगी, आपने उसको अपडेट करते लिखते जाना है। मतलब आपने ये नहीं है कि अगर मैं आपको कह रही हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपने अपने पैराग्राफ में अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है तो आपने लिख देना जी अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कीपिंग डेवलपमेंट है, डिस्पैरिटी है। नहीं, आपने ये भी बताना है कितनी है अनएम्प्लॉयमेंट है, पाकिस्तान में कितनी है, बांग्लादेश में कितनी है, आपने सबको रिलेट करना है। उसके लिए थोड़ा हाथ आपका खुद भी चलना चाहिए। अपनी एक डायरी बनाए फैक्ट्स एंड फिगर्स की, और जो मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मैं साथ साथ सेंड करती जाऊंगी। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, मैंने लास्ट टाइम उसको अपडेट किया था 2020 में, ठीक है। तो अभी 2022 की अपडेटिंग आप लोगों ने करनी है, वो हम साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। वो कोई मसला नहीं है, आपने सार्क का फोरम खोलना है गूगल पे, और उसमें आपने देख लेना है कि सार्क में हर स्टेट की अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। पाकिस्तान का एजुकेशनल फोरम खोलें, ये चीजें आपको मिलेंगी। बस आपको एक डायरी पे चीजों को नोट डाउन करना है ताकि आपको बाद में इश्यूज ना आए, ठीक है। मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हैं, जो कि सारी फैक्ट्स देती हैं, लेकिन वो किसी ना काम की बुक्स हैं, ठीक है। मैंने एक दो गो थ्रू की थी वर्ल्ड टाइम्स वालों की, बिल्कुल अच्छी बुक्स नहीं है, उन्होंने कोटेशंस डाली हुई हैं, फैक्ट्स बहुत अपडेटेड फिर भी करने पड़ते हैं। तो इससे बेहतर है कि चीजों को ईजी करें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बता दी है, लैक ऑफ एजुकेशन है तो कितना एजुकेशन कंट्रोल है, तो ये सारी चीजें जो हैं, टेररिज्म कहाँ
कहाँ कहाँ कितना कितना हुआ है, ये सारी चीजें आप लोग साथ साथ नोट करते रहें, ठीक है। मैं कुछ चीजें प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन अगर जो अपडेट नहीं होंगी वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, तो चीजों को ईजी करें, ठीक है। फिर वाटर डिस्प्यूट है, इंडिया और पाकिस्तान में है, नेपाल और इंडिया में है। एक्चुअली ना डिमेंशंस की जो है ना वो बुक नहीं होती है। डिमेंशंस एक्चुअली पास पेपर्स है ना, तो अकेडमीज ने अपने बनाए होते हैं। मैंने ये नहीं देखा कि किसी पब्लिशर ने कोई डिमेंशंस निकाली हो। मैंने वर्ल्ड टाइम्स की डिमेंशंस जो है ना गो थ्रू की थी। तो आप वर्ल्ड टाइम्स के ऑनलाइन पेज से जो है ना वो काम कर लें, या वर्ल्ड टाइम्स से ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, या अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मेरे पास एक्सेस है, मुझे बताएं, मैं आप लोगों को ऑर्डर कर देती हूँ। तो आप लोग अपनी डिमेंशंस जो है मंगवा लें, ठीक है। वो उन्होंने लैमिनेटेड दी होती है, 20 ईयर्स की डिमेंशंस होती हैं। वो पास पेपर्स को ही मैनेज करके उन्होंने बनाया होता है टॉपिक वाइज, ठीक है। तो वो आप गो थ्रू कर लें कि की है। मैंने तो वर्ल्ड टाइम्स की गो थ्रू की है भी है, इसलिए मुझे आइडिया है। क्लास हम पढ़ेंगे कोई और सब्जेक्ट, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि 9:29 हो गए, 8:30 1.5 लेक्चर है ना, तो बस मैं ये लेक्चर को थोड़ा कंप्लीट करने लगी हूँ, तो मैं साथ जीएस से स्टार्ट करवाऊंगी। स्टूडेंट्स आ ही नहीं रहे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवाई है वो भी नहीं आ रहे। इश्यू तो ये है, आप लोग, मुझे समझ नहीं आता है कि फी देने के बावजूद भी स्टूडेंट्स क्यों नहीं अपीयर होते हैं क्लास में। मजा ही ऑनलाइन क्लास का इंटरेक्टिव सेशन से होता है कि आप लोग मुझसे क्वेश्चनिंग करो, जितनी अच्छी क्वेश्चनिंग करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि टॉपिक में पढ़ाऊंगी। क्योंकि जाहिर बात है, आप जो पढ़ा रहे होते हो कुछ टॉपिक डायमेंशंस आपके माइंड से निकलती हैं। जब स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन करता है तो आपका माइंड फौरन उन चीजों को पकड़ लेता है, आप वो चीजें भी साथ साथ एक्सप्लेन करते जाते हो। तो ये चीजों का ख्याल आप लोगों को रखना है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी कि फेलियर अब क्या है। हॉस्टाइल रिलेशंस है इंडिया और पाकिस्तान के, हेजमनिक डिजाइन है इंडिया का, श्रीलंका और नेपाल की ट्रीटीज की वॉर है पाकिस्तान के साथ, सॉरी इंडिया के साथ ट्रीटी साइन की थी, इंडिया ने वोलेशन की है। पाकिस्तान और इंडिया का वाटर डिस्प्यूट है, पाकिस्तान इंडिया और नेपाल का वाटर डिस्प्यूट है गंगा रिवर पे। फिर डैम्स जो बन रहे हैं उनका इश्यू है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सार्ट का फेलियर करती हैं। आप क्लास मुझे ये बताएं, आपने कोई चीजें मेरे से सुनी है, आपको पता चल गया कि ये फेलियर्स हैं कॉमनली, मुझे बताएं, मुझे रिकमेंडेशंस दें। कि जाहिर बात है, जब वो आपसे इनफेक्टिवनेस की बात करता है तो आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट कैन सार्ट लर्न, और इन एन अदर वर्ड्स कि आप गिव रिकमेंडेशंस, तो आप क्या रिकमेंडेशंस दोगे कि किस तरह सार्ट ठीक कर सकती है। मैम आप बस के लड़ाई झगड़े को छोड़ के हमें एक कलेक्टिवली सोचना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया और पाकिस्तान का है, इंडिया और नेपाल का है, तो उन्हें चाहिए कि इस चीज को इग्नोर करके वो एक कलेक्टिव डिसीजन करे जिसमें सारी स्टेट्स को देखा जाए। हम्म। तो उसके उसको अगर आप मोर, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, उसको मोर प्रैक्टिकल वे में लेके जाओगी ना। क्योंकि देखो करंट अफेयर्स का पेपर ऐसा होता है, एग्जामिनर को ये कंसर्न ही नहीं होता कि बेसिक क्या टॉपिक हो। एग्जामिनर को ये कंसर्न होता है कि एक बच्चा है तो उसने क्रिटिकल एनालिसिस क्या दिए हैं, वो क्या सोचता है, वो क्या उसकी जो नेचर है वो इम्प्लीमेंटेशन की है, क्या वो प्रैक्टिकल सोचता है कि नहीं सोचता। तो आप ये करोगे कि सार की स्टेट्स को चाहिए कि पॉलिसीज बनाए, वाटर पॉलिसीज बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनाए, ताकि जो इश्यूज हैं, अगर वो इंडिया और नेपाल का गंगा पे है तो गंगा को इस तरह डिवाइड किया जाए कि उसका एक्सेस दोनों को मिले। तो इस तरह की अगर आप उसे रिकमेंडेशंस दोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अच्छे मार्क्स नहीं लो या आप हाई स्कोर अचीव ना करो करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो फिर अगर दूसरा और कोई बताएगा क्लास जी, अस्मा आप बताएं, बाकी तो कोई प्रेजेंट ही नहीं है ना, अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मांगेंगे। मैम मेरा भी यही है कि हमें मतलब जो ये दोनों कंट्रीज हैं इनको अपने रिलेशंस अच्छे करने चाहिए, हम्म। और इनके जो अच्छा जी, और इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें अपने जितने भी स्ट्रेन वर्क है अपनी, मतलब इन्हें स्टेबिलिटी पे आना चाहिए। इन्हें कश्मीर इशू जो है उसे यूएन फोरम पे लेके जाना चाहिए, उसको रिजोल्व करना चाहिए। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए उसे वो इंजाम देना चाहिए। क्लास कल का टास्क ये है कि आपने क्या करना है, आपने पहले तो मैं जो
ओपिनियन वगैरह पेजेस भेजूंगी, आपने वो सारे पढ़ने हैं। सेप्टा और सेप्टा को पढ़ना है, उसको मैं कल थोड़ा डिस्कस करूंगी। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने मुझे एक क्वेश्चन अभी नहीं सेंड करो आप लोग मुझे, अभी 2 दिन ले लो इसको, 2 दिन के बाद, लेकिन आज से इस पे वर्क स्टार्ट कर दो। 2 दिन के बाद आपने मुझे एक पीडीएफ सेंड करना है, उस पीडीएफ में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और उसमें आपको मुझे इंट्रोडक्शन चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद जो अंदर का सारा लिखा होगा ना, वो आप बेशक टॉपिक की आउटलाइंस दे दो, और एंड पे कंक्लूजन चाहिए, और वो क्वेश्चन यही होगा कि व्हाई सार्क इनफेक्टिव, व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस सार्क फेस एंड गिव रिकमेंडेशंस। ठीक हो गया। 2 दिन में इस टॉपिक को साथ साथ तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक को, क्योंकि अभी आप लोगों को 1 वीक लगेगा चीजों को पाथ पे लाते हुए, अभी आप इस टॉपिक को ही, आपका आज अगर आप पढ़ते हो रात में, तो कल शाम आपकी ये लिखेगा, क्योंकि आप लोग चीजों की बहुत फर्स्ट है, तो आपको चीजों को जो है वो देखना पड़ेगा। वाई सार्क इन इनफेक्टिव टाइप ऑफ चैलेंज सार्क फेस, critically analyze and recommendations। हो गया क्लास। अच्छा जी, अब इसके अलावा मैं जो आपको पढ़ाना में से वो इसकी समिट्स रह गई हैं, तो इंशाल्लाह समिट मैं कल डिस्कस करूंगी, और कल हम साथ आसियान स्टार्ट करेंगे, और सेप्टा को थोड़ा देखूंगी। अब इसमें क्लास यहाँ पे कोई क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन को लेके, कंक्लूजन आपकी, हाँ एक बात और, कंक्लूजन आपकी हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। आपने पेसिमिस्टिक नहीं देनी, आपने नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं बताना। मतलब आपने ये नहीं कहना, अब ये सारा आपने, अगर हम सार्क के हवाले से ही बात करें, आपने ये सारा डिस्कस किया, और एंड पे आपने ये नहीं कहना कि जो सार्क है वो उसकी ये इश्यूज हैं, तो ये नहीं ठीक हो सकती। आपने अपने कंक्लूजन में कहना है कि इन प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए, और जो रिकमेंडेशंस मैंने दी हैं, इस तरह अगर सार्क वर्क करेगी, तो इन द फ्यूचर अगर वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाएगी, अगर वो ग्लोबली दूसरी स्टेट्स को देखेगी, उनके अचीवमेंट्स को देखेगी, और उसके बाद सार्क एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन साबित हो सकती है। आपका जो कंक्लूजन है हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। कभी किसी भी पॉलिटिशियन का नाम, कभी भी किसी गवर्नमेंट के पर्सनल, चाहे बेशक अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जितनी खराब है, कभी भी आपने करंट अफेयर्स में शहबाज शरीफ का नाम लेके उसकी मैनेजमेंट को खराब नहीं कहना। आपने हमेशा, मैं आपको ना कल, बल्कि हाँ सच मुझे याद आया, आप लोगों को इसके जार्गन्स पढ़ाने हैं, मतलब कि हम करंट अफेयर्स में कंट्री का वर्ड यूज नहीं करते, हम स्टेट का वर्ड यूज करते हैं, हम बायलेटरल रिलेशंस की बात करते हैं, हम और भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इन क्वेश्चंस के अंदर डालते हैं, वो इनके जार्गन्स होते हैं। जब एक एक एग्जामिनर आपके एक क्वेश्चन में जार्गन्स ढूंढ लेता है ना करंट अफेयर्स के, तो उसको आइडिया हो जाता है बच्चे को इसकी जुबान पता है, इस सब्जेक्ट की जुबान पता है। तो कल इंशाल्लाह मेरे पास पीडीएफ में पड़े हुए हैं, हार्ड कॉपी है, उसे पीडीएफ में करके आप लोगों से शेयर करूंगी, और उसको भी साथ साथ पढ़ाऊंगी। मतलब वो डेफिनेशंस हैं, मतलब वर्ड्स और उनकी एक्सप्लेनेशंस, तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा नोहा होना जो है वो जरूरी है। तो ये चीजें इंशाल्लाह देखेंगे। और मैं क्या बात कर रही थी, हाँ मैं कंक्लूजन की बात कर रही थी। तो कभी भी आपने किसी भी पर्सनालिटी को नहीं बोलना, आपने हमेशा जब भी बात करनी है, आपने एक वर्ड स्टेक होल्डर्स इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट ऑफिशियल्स बात करनी है, एक्स गवर्नमेंट की बात करनी है, कभी भी नाम लेके क्रिटिसाइज नहीं करना। इस तरह का क्रिटिसाइज करना है कि ठीक है पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं है, किस तरह ठीक किए जा सकते हैं, इस तरह ठीक किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में एजुकेशनल सिस्टम हम पढ़ रहे, क्यों हम पढ़ रहे, क्योंकि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक फेडरेशन है, और फेडरेशन जो एक स्टेट होती है वो सारी प्रोविंशियल पे लाइक करती है, और यहाँ पे सुप्री पावर्स हैं, जो ओवरऑल पावर्स हैं, वो प्रोविंसेस के पास है, तो उसमें यूनिफिकेशन नहीं है। इस तरह की चीजों से आपने इस तरह की क्रिटिकल एनालिसिस करनी है, इतने इस तरह की क्रिटिक्स देने हैं, और इस तरह से उन्हें फर्दर रिकमेंडेशंस देनी है। आपने कभी भी इस तरह क्रिटिसाइज नहीं करना कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है। हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है। जहाँ तक क्लास में क्वेश्चन है तो लेट मी नो।
मैम क्लास के बाद आप वो शेयर कर देंगी, क्या उसको कहते हैं, डायमेंशंस वर्ल्ड टाइम्स के? मैं आपको बता रही हूँ, मैं डायमेंशन शेयर नहीं कर सकती, वो बहुत बड़ा एक कह लें कि वो कोई 200-300 पेजेस की पूरी एक बुक है। मैं ये कर सकती हूँ, अगर आप लोगों ने ऑर्डर करनी है ना, मैं देखती हूँ पीडीएफ में अगर मुझे मिली तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। लेकिन अगर पीडीएफ में नहीं हुई तो मैं आपको फोन नंबर सेंड कर देती हूँ, या मेनवाइल आप मुझे बता दो, आप लोगों को ऑर्डर करके दे सकती हूँ, इजीली एक्सेस करवा सकती हूँ। और अगर पीडीएफ में हुआ तो इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी फौरन नहीं, मुझे डिनर टाइम के बाद इंशाल्लाह ये सारी चीजें मैं 12 बजे से पहले आपको शेयर कर दूंगी, जितने भी ओपिनियन पेजेस, ऑडिटोरियल्स, एडिटोरियल्स, जो भी सार्ट से एसोसिएशन है, जो भी टर्मिनोलॉजी से, आई विल शेयर डेफिनेटली 12 से पहले कर दूंगी, 12 PM से पहले, ठीक है। ओके मैम। मैम वैसे आप जनरल नॉलेज के लिए क्या रिकमेंड करेंगे, कौन से एडिटोरियल्स रीड करना वगैरह? वो मैं ये आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि सबसे पहले आप एक पेजेस लाइक कर लें, जैसे कि ट्रिब्यून है, इसके बाद डॉन के जो है ना, डॉन एमसीक्यूज बहुत मतलब वो अपडेटेड हैं, उनको देखें। और काफी मेरे पास लिखे हुए हैं, वो सारे आपको जी गूगल से एक्सेस दे दूंगी। इसके अलावा ये है कि बस करंट नॉलेज आपका होना चाहिए, मतलब कि कोई भी है, ये जियो एयरवाई न्यूज को छोड़ के ना, ये 22 न्यूज को छोड़ के इंटरनेशनल न्यूज को गो थ्रू किया करें, क्रैश कोर्सेज देखें, इस तरह की चीजों को जो है वो विजुलाइज करें। और बाकी जो बुक्स होती है ना जीके की, मैं ना किसी बुक पे रिलाई करती हूँ ना, मैंने स्क्रीनिंग किसी बुक से पढ़ के पास की है, मैंने अपने नोट्स बनाए थे। आई हैव माई ओन नोट्स फॉर जीके। मैं क्योंकि वो हार्ड फॉर्म में है, मुझे एक एक पेज को स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। वो ये हो सकता है कि जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के नोट्स में भेज दूंगी, जैसे कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीट होंगी, ये मैंने ऑर्गेनाइजेशंस के एक अलग नोट्स बनाए हुए हैं, जो मेरी अपडेटेड है, जो मैंने सर्च किया है। जब ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगी, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नोट्स जो हैं वो 10-12 पेजेस के हैं, एमसीक्यूज वाइज, वो मैं सारे आपको जीके के सेंड कर दूंगी। मैं ये कर सकती हूँ, मैं कहती हूँ कि जीके की बुक्स जो है ना, वो ज्यादातर क्या करते हैं, वो पास पेपर्स उठाते हैं। हाँ, पास पेपर्स ले लो, सीएसएस के ऑब्जेक्टिव पास पेपर्स ले लो, 5 years के या 10 years के। वो ये होगा कि वो आपकी हेल्प कर देंगे, 20 years के वो एमसीक्यूज को गो थ्रू कर लो। इसके अलावा जितनी भी अपडेट नॉलेज है वो आपकी अपनी है, वो आपने करंट अफेयर से रिलाई करना है, वो आपने न्यूज पढ़नी है, आप ट्रिब्यून पढ़ा करो, ट्रिब्यून अच्छा है, डॉन अच्छा है। और इसके अलावा न्यूज, ये जियो एयरवे से बचो, इनको नहीं देखो। इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज देखो, गल्फ की जो न्यूज है वो देखा करो। वो यूरेटर्स है एक पेज, उसको एक्सेस किया करो। बीबीसी है, उसको देखा करो। तो ये सारी चीजें जो हैं, और न्यूज़पेपर आपने सारा नहीं पढ़ना, दोन ओपिनियन पेजेस, दोन एडिटोरियल जो हैं वो डाउनलोड कर लो और वो पढ़ा करो। और मैं अभी वो सारे ओपिनियंस जो हैं वो पढ़ा करो, और ओपिनियंस की स्किमिंग किया करो, पूरा पूरा ओपिनियन पेज ना पढ़ने बैठ जाया करो। तो और जो भी डेवलपमेंट होती है उससे मुतालिक पढ़ लिया करो। बस आपको इंटरनेशनल न्यूज देखनी है और ओपिनियंस देखनी है, बाकी पूरे न्यूज़पेपर को गो थ्रू नहीं करना, वरना बहुत टाइम ले जाता है और उसका फायदा भी नहीं है, ठीक है जी। क्लास, अच्छा आप बात करते हैं जी इंग्लिश की। इंग्लिश में ना सबसे पहले तो जरूरी है कि मुझसे आज आप लोग एक प्रॉमिस करो कि आज से 1 घंटा इंग्लिश को दोगे ही दोगे, मेरी क्लास के अलावा, ठीक है। अब वो ये होगा कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। मतलब आप इंग्लिश ग्रामर को जितना करो, जितना ज्यादा करो, आपको लगता है कि आपका अभी भी बहुत सी चीजें रहती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग अगर आज से इंग्लिश शुरू करते हो तो आप पेपर से 1 हफ्ता पहले छोड़ोगे इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में वोकैब इतनी होती है, ईडियम्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स इतने ज्यादा होते हैं। तो ये चीजें जो हैं आप लोगों को साथ साथ लेके चलनी पड़ेगी। मैं रोजाना आपको 10 ईडियम्स दूंगी, 10 ईडियम्स के मीनिंग जो हैं वो आप लोग सर्च करोगे और उसके सेंटेंसेस हम क्लास में बनाएंगे।
मैं एक बार एक प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दूं, एक हफ्ते के बाद मैं आपको बस दे दिया करूंगी, फिर हम क्लास में बनाया नहीं करेंगे, बस मैं वीकली जो टेस्ट लूंगी आप उसमें चीजों को रिलेट करोगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कहा है कि फ्लैश कार्ड्स बनाओ, ठीक है। अब फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, आपने वोकैबलरी में 3500 वर्ड्स की जो वोकैबलरी है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी जीआरई की, ठीक है। वो मैं जीआरई की वो मैं आपको ना आपके पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगी। अब आपने क्या करना है, जैसे कि लेट्स सपोज एक वर्ड है, आप एक वर्ड कर लो, कोई भी कर लो, जैसे कि आप रिवोल्ट कर लो। रिवोल्ट आपको पता है कि रिवोल्ट क्या होता है, किसी से बदला लेना, किसी को कोई एग्रेशन देना। तो आपने क्या करना है, आपने फ्लैश कार्ड इस तरह बनाना है, या आप स्टिकी नोट्स ले लो या आप बाजार से फ्लैश कार्ड जो है वो ले लो। आपने उसको क्या करना है, वो छोटे छोटे कार्ड्स की तरह आपको मिल जाएंगे। या सबसे इजी आप एक पेज पकड़ो, उसको आठ आठ साइड्स पे आठ तरह में डिवाइड करो, एक छोटा सा कार्ड की शेप बना लो। आप जो वर्ड लिखोगे जैसे कि एबर वर्ड है, एबर वर्ड है, एबर का मतलब होता है जी हेट, हेट। तो आपने क्या किया, लेट्स सपोज आपने जीआरई का वर्ड है एबर आपने लिया और आपने लिखा इसको फ्लैश कार्ड पे भड़ा सा करके, ये आपका फ्लैश कार्ड है, आपने इसे भड़ा सा करके लिख दिया जी एबर, ठीक है। अब आपने नीचे इसका जी लिखा सिनोनिम, इसका सिनोनिम क्या है जी, हेट। अब नीचे आपने लिखा जी, इसका एक सेंटेंस बना लिया, ही एबर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। और बैक साइड पे आपने इसका एंटोनियम लिख लिया, और वो इसका लव हो गया या लाइकनेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो सेंटेंस नीचे बनाओगे वो आप अपने माइंड से सोच के बनाओ, ताकि जो आप फ्लैश कार्ड बनाओ 10-10 रोजाना बनाओ। और ये नहीं है कि एक बार 10 फ्लैश कार्ड बनाए तो उसके बाद क्या है जी उसको बंद करके रख दिया, नहीं। जब भी सोने से पहले या सुबह कहीं ऑफिस जाते हो या बैग के अंदर रख लो, अपने पर्स के अंदर रखें, रात को सोने से पहले जब भी टाइम मिला बहन भाइयों के साथ, कोलीग्स के साथ, उनको डिस्कस कर लिया, अपने स्टडी मेट्स के साथ उनको डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये बार बार रेपिटेटिव आपके माइंड में रहेंगे और वो कैब इसी तरह याद होती है। ये रट्टा है, इसमें बस इसी तरह की टेक्निक्स चाहिए होती हैं, इसमें जो इसका और कोई तरीके से आप वर्ड जो हैं वो याद नहीं कर सकते, ठीक है। अपनी उसको डेली यूज में लेके आओ। तो ये भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है क्लास। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं कल से मैथ्स स्टार्ट करवाऊंगी, कल ट्यूसडे है, कल हम मैथ्स करेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे हम मैथ्स करेंगे, थर्सडे फ्राइडे हम इस्लामियात करेंगे। कल मैं जी मैथ्स का आपको सिलेबस बता दूं, वो आप गो थ्रू कर लेना एक बार। मैं उसमें सारा जी आपको वर्ड्स प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, नंबर सीरीज होती हैं, फिर अल्फाबेट सीरीज होती हैं, रेशियोज होते हैं, परसेंटेज होती है, ठीक है, फिर ये प्रोबेबिलिटी होती है जिनमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीजों में से सबसे पहले मैं आपको नंबर सीरीज करवाऊंगी। नंबर सीरीज में जिस तरह पढ़ाऊंगी, मेरे पास नंबर सीरीज पास पेपर से लेके मेरे पास सारे मैंने क्वेश्चंस उतारे हुए हैं मैथ्स के लिए। आप लोगों को जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी आप लोगों ने उसे नोट डाउन कर लेना है। 10 से 12 क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए दूंगी, आपने वो क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। और उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आप मुझसे ग्रुप में पूछ लो या अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। इतना टाइम नहीं होता तो इट्स बेटर कि आप उसको करके ग्रुप में मुझसे पूछ लिया करो, या पहले मुझे जो समझ नहीं आए वो चेक करवा लिया करो। तो वो कल इंशाल्लाह हम नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए जो बुक है वो मैंने आपको मियां शफीक की बता दी थी। इसके अलावा पास पेपर्स ले लो ऑब्जेक्टिव के, जो मैंने आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात की है। हम ऐसा करेंगे, एक हफ्ते हम मैथ किया करेंगे, अगले हफ्ते हम साइंस किया करेंगे, ताकि आप बोर ना हो। जो मतलब कि हमने डिसाइड किया ना कि हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जीएसए करेंगे। जीएसए में मैथ्स भी है, जीएसए में जनरल साइंस एंड एबिलिटी दोनों है। तो पहले वीक हम करेंगे एबिलिटी, जैसे कि हमने 2-3 दिन एबिलिटी ली। अगला जो वीक आया उसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमने साइंस के टॉपिक्स को देखा, फिर हमने मैथ्स के टॉपिक्स को देखा, और जो हमारा थर्सडे फ्राइडे है वो हमारा इस्लामियात होगा। तो इंशाल्लाह जब मैं थर्सडे को इस्लामिया स्टार्ट करवाऊंगी तो उसका सिलेबस भी आपके साथ गो थ्रू कर लूंगी। बस यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताओ, इंशाल्लाह आप कल से हम ये चीजें भी लेके चलेंगे। बाकी आप स्टूडेंट्स को मैं ये जो अभी पढ़ाया ये सेंड कर दूंगी। बाकी आप लोग भी अपनी डिस्कशन के थ्रू एक दूसरे को कहो कि क्लासेस लें। और असमा, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर मांगेगा आपसे, आपने नहीं देना, मुझसे पूछ के देना, ठीक है। मैं जिसको कहूंगी उसको ही देना, ठीक है।
जी क्लास, यहाँ तक कोई इशू है तो लेट मी नो। ओके क्लास, बेस्ट ऑफ लक। अपने आप को चीज़ों को इजी बनाएं, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की आदत डालें। जितना चीज़ों को लर्न करेंगे, जितना अपनी इंस्टीट्यूशंस के साथ से लर्न करेंगे, चीज़ें आपके लिए उतनी इजी हो जाएंगी। रट्टे की तरफ ना जाएं, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करें, स्मार्ट स्टडी करें, डायमेंशंस को गो थ्रू करें और फिर उस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से उस टॉपिक को प्रिपेयर करें। ठीक है क्लास? किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? मैं क्लास सेंड कर दूं? यस मैम। वो कोई इशू नहीं है नरेश, लेकिन अब आइंदा चलो अभी मौसम ऐसा है, मूनसून की वजह से भी थोड़े इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ट्राई करो कि जब क्लास लो तो थोड़ा नेटवर्क जो है स्टेबल कर लो। बाकी जो चीज़ों के इश्यूज हैं वो तो हम नहीं कर सकते, वो साथ हम एडजस्ट कर लेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप डेली रूटीन बना लो कि मैम हमें चाहिए ही रिकॉर्डेड लेक्चर है और क्लास में ना आओ, तो ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है? कभी कभी बंदा रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेता है, कभी कभी ये इश्यूज जो हैं वो आप मैनेज कर लेते हो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं। ठीक है? आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो। ओके 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 जी, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा और जो भी इश्यू होगा मुझसे पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर। ठीक है?